नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका केटी वॉइस स्टोरीज चैनल में। हमारी आज की कहानी है बहू का अत्याचार। बहू अंजलि ने किचन में झांक कर देखा तो उसकी सास खाना बना रही थी। तो बहू ने अपनी सास को उसके नाम से संबोधित करते हुए कहा, क्यों निर्मला, बहुत देर हो गई, खाना बना या नहीं? खाना बन गया हो तो मेरे कमरे में लेकर आ जाओ। सास ने अपनी बहू अंजलि को पलट कर देखा, फिर कहने लगी, बन गया बेटा, बस अभी लेकर आती हूँ। ठीक है, जल्दी लेकर आ जाओ। यह कहकर बहू अपने कमरे में चली जाती है। निर्मला देवी जी ने एक थाली में सारा खाना लगाया और बहू के कमरे में लेकर चली गई। बहू के सामने ले जाकर रख दिया तो बहू खाना खाने लगी तो सास भी वहीं खड़ी हो गई। इस पर बहू बोली, अब खाना भी खाने दोगी या मेरी छाती पर ही खड़ी रहोगी? जाओ, जाकर बाकी का काम जल्दी जल्दी निपटाओ। ठीक है बहू। यह कहकर सास बहू के कमरे से बाहर निकल जाती है और किचन में फिर से आ जाती है और किचन का काम जल्दी जल्दी निपटाने लग जाती है। किचन का काम निपटाकर एक थाली में खाना निकालती है और अपने बेटे पंकज के कमरे में आ जाती है। पंकज निर्मला जी का छोटा बेटा है, जो कि दिव्यांग है और अपनी टांगों से चल भी नहीं सकता है। वह बस अपनी व्हील चेयर पर बैठा रहता है या फिर जब व्हील चेयर पर बैठे बैठे थक जाता है तो बिस्तर पर लेट जाता है। निर्मला जी खाना लाकर अपने बेटे को अपने हाथों से खिलाती है और उसके बाद खुद भी खा लेती है। निर्मला देवी जी खाना खाकर हटी ही थी कि बहू की आवाज आती है, कहाँ रह गई निर्मला? यह बर्तन उठाकर ले जाओ। निर्मला जी जल्दी से जाती है पर बहू के कमरे से बर्तन उठाने लगती है तो बहू कहती है, अब मेरे लिए एक कप चाय बनाकर भी लेकर आओ, मेरे सर में दर्द हो रहा है। ठीक है बहू। निर्मला देवी जी किचन में जाती है और बहू के लिए चाय बना कर लाती है। फिर बहू सास को टेढ़ी नजरों से देखती है और कहती है, अब जाकर सारे बर्तन धो दे। ठीक है बहू। यह कहकर निर्मला देवी जी किचन में आ जाती है और बर्तन धोने लगती है। बर्तन धोकर निर्मला देवी जी अपने बेटे पंकज के पास आकर बैठ जाती है और उसके सर पर हाथ फेरती है। पंकज कहता है, मम्मी, आपसे कितना काम कराती है भाभी, रात तक आप थक कर चूर हो जाती है। निर्मला देवी जी थके लहजे में जवाब देती है, बेटा, यह नसीब है मेरा, तो क्या कर सकते हैं, जब तक जीवन है जीना तो है ही। अंजलि पंकज के कमरे के बाहर ही थी और यह सब सुन लेती है और अंदर जाकर पंकज को एक थप्पड़ जड़ देती है। पंकज और निर्मला जी रोने लगते हैं तो कहती है, अगर जुबान को बंद नहीं रखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तभी निर्मला जी के पति भूषण जी और उनके बड़े बेटे प्रेम आते हैं तो अंजलि उनकी तरफ इशारा करते हुए चुप रहने को बोलती है और दौड़ी दौड़ी पानी लेकर आती है और 5 मिनट बाद अपने ससुर के खाने को पूछती है तो वह खाना लगाने के लिए बोल देते हैं तो दौड़ी दौड़ी जाती है, खाना टेबल पर लगा देती है। अपने ससुर के आते ही बहू एक पैर पर खड़ी हो जाती है। निर्मला जी सहमी सी एक तरफ बैठी रहती है। दोनों बाप बेटे खाना खा लेते हैं। फिर अंजलि जल्दी जल्दी सब समेट देती है। भूषण जी की खुद की बर्तन की फैक्ट्री थी। बड़े बेटे प्रेम को स्नातक की परीक्षा के बाद अपने साथ ही लगा लिया था, जबकि छोटा बेटा पंकज 20 वर्ष का था और दिव्यांग होने के कारण अधिकतर घर पर ही रहता था। पंकज 12वीं कक्षा तक पढ़ा था। भूषण जी प्रबल व्यक्तित्व और अत्यधिक सम्मानित व्यक्ति थे। बाहर से जितने कठोर स्वभाव के थे, अंदर से उतने ही विनम्र थे। जब उनकी निर्मला देवी जी से शादी हुई थी तो उनके पास
केवल एक छोटी सी बर्तन की दुकान थी। धीरे धीरे उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से अपनी खुद की बर्तन बनाने की फैक्ट्री लगा ली थी। और फैक्ट्री के बनाने के बाद उन्होंने दिन रात मेहनत करके आज बहुत ऊंचा मुकाम बना लिया था। भूषण जी बहुत दयालु प्रवृत्ति के हैं। गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करने के लिए हमेशा आगे रहते हैं, किंतु जल्दी से किसी पर विश्वास नहीं करते थे। इसलिए आर्थिक स्थिति अच्छी होने के कारण भी अपने घर में किसी नौकर को नहीं रखते थे। निर्मला जी ने अपने पति का हर कदम पर, हर दुख सुख में साथ दिया था। इसी कारण से अपनी पत्नी से वह अत्यधिक प्रेम करते थे। निर्मला देवी जी एक पढ़ी लिखी परंतु सीधी सादी घरेलू महिला थी। झूठ, छल, कपट, लालच, घृणा यह सब बातें उनमें दूर दूर तक नहीं थी। वह बस अपने काम में लगी रहती थी और पंकज पर तो जान न्योछावर करती थी। भूषण जी अपने दोनों बेटों से भी अत्यधिक प्रेम करते थे, परंतु दोनों बेटों में से वह छोटे बेटे पंकज को ज्यादा प्यार करते थे। भूषण जी सुबह सवेरे घर से निकल जाते और देर रात तक घर लौटते थे। इसलिए घर में क्या हो रहा है क्या नहीं, इसकी उन्हें भनक तक नहीं थी, क्योंकि उनके हिसाब से तो सब सही चल रहा था। परंतु उन्हें नहीं मालूम था कि उनकी बहू अंजलि उनकी पत्नी और बेटे पर अत्याचार करती है। बड़े बेटे की शादी को 6 साल हो चुके थे। अपनी सास से सारे काम कराती है, उन्हें उनके नाम से संबोधित करती है और पंकज को भी मारती है। और तो और उन्हें धमकी देती है कि अगर इसके बारे में कुछ भी भूषण जी से बताया तो पंकज को मार डालूंगी। और पंकज को धमकी देती है कि तेरी माँ को मार डालूंगी। और अपने ससुर के आने पर अत्यधिक उत्तम संस्कारी बहू का रूप धारण कर लेती थी। आज भी हर दिन की तरह ऐसा ही हुआ। अपने ससुर के आने पर एक पैर पर खड़ी रही। फिर भूषण जी पंकज के कमरे में चले जाते हैं और प्रेम अपने कमरे में, और पीछे पीछे अंजलि भी अपने कमरे में चली जाती है। भूषण जी पहले अपनी पत्नी निर्मला जी की तरफ देखते हैं, फिर पंकज की तरफ, और कहते हैं, क्या बात है निर्मला, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? बहुत थकी हुई दिखाई दे रही हो। बल्कि आज की बात नहीं है, मैं हर रोज देखता हूँ तुम दोनों मुझे ऐसे ही नजर आते हो। मुझे बताओ, तुम्हें किसी चीज की कमी है या कोई कष्ट है तुम दोनों को? तुम दोनों की खुशी से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है। लेकिन तुम दोनों मुझे खुश क्यों नहीं दिखाई देते हो? निर्मला जी और पंकज एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं और निर्मला जी आंखों की भाषा से पंकज को मना कर देती है। निर्मला जी कहती है, नहीं जी, आपको ऐसा ही लगता रहता है। हम तो बहुत खुश हैं, हमें कोई कष्ट क्यों होगा? आपके होते हुए हमें कभी कोई कष्ट हो सकता है क्या? आप पूरे दिन फैक्ट्री में थक जाते हैं ना, तो आपको ऐसा ही प्रतीत होता है। लाइए, मैं आपके सर में तेल लगाकर मालिश कर देती हूँ। भूषण जी और निर्मला देवी जी अपने कमरे में आ जाते हैं और निर्मला जी भूषण जी के तेल लगाना शुरू कर देती हैं। मालिश करके उन्हें सुला देती हैं। फिर पंकज के कमरे में आकर पंकज के सर में भी तेल लगाती हैं और पंकज भी सो जाता है। तो निर्मला देवी जी अपने कमरे में आकर अपनी अलमारी में घुसती है और एक डायरी निकालकर उसमें लिखना शुरू कर देती है। और कुछ समय पश्चात डायरी को छुपाकर उसी जगह रख कर सो जाती है। अगले दिन निर्मला देवी जी सुबह जल्दी उठकर पूजा पाठ करके काम में लग जाती है। जब तक भूषण जी नहीं उठते तब तक बहू भी सोती रहती है। उनके उठने के बाद बहू जल्दी जल्दी काम में लगकर अपना नाटक शुरू कर देती है और भूषण जी के जाते ही अपनी सास और देवर को टॉर्चर करना शुरू कर देती हैं। घर का सारा खर्च भूषण जी करते हैं। रुपया पैसा सब कुछ
भूषण जी के हाथ में ही रहता है। प्रेम में वह बात नहीं थी जो कि एक बड़े बेटे में होनी चाहिए। वह कामचोर था। वह अपनी जिम्मेदारी उठाने से बचता था। उसके काम में रुचि बहुत कम थी, किंतु पिताजी के डर से उनके साथ जाकर फैक्ट्री में इधर-उधर नजर जमाए रखना था। उस पर पिताजी की झाड़ पड़ती रहती थी। इधर बहू ने अपनी सास और देवर का जीना हराम कर रखा था। उसका अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। एक दिन निर्मला जी से रोटी बनाने में देरी हो गई तो बहू ने सास का हाथ गरम तवे पर रख दिया। निर्मला जी के मुंह से चीख निकल गई और आंखों से आंसू बहते रहे। पंकज भी अपनी माँ की चीख सुनकर बाहर निकल आया और अपनी भाभी को कहने लगा, भाभी, आज मैं पापा को जरूर बताऊंगा कि आपने मम्मी का हाथ जलाया है। अंजलि चम्मच उठाकर पंकज के सर पर दे मार देती है। पंकज तड़प उठता है और रोने लगता है। निर्मला जी अपने बेटे के पास दौड़ी आती है और उसे सीने से लगा लेती है। दोनों माँ बेटे बहुत रोते हैं। अंजलि उन्हें धमकी देती है और अपने कमरे में चली जाती है। निर्मला जी अपने बेटे को लेकर कमरे में चली जाती हैं और दोनों बहुत रोते हैं। पंकज कहता है, मम्मी, आप मेरे कारण इतना कष्ट मत सहो। मैं तो ना मरे लोगों में हूँ, ना जीते लोगों में। आप मुझे मर जाने दीजिए। आप पापा से सब कुछ बता दीजिए। वैसे भी भाभी हमें जीते जी मार ही रही है। निर्मला जी अपने बेटे को गले लगाकर रोती रहती है और कहती है कि मेरे बच्चे, तू क्यों अपनी जान देगा? भगवान तुझे मेरी उम्र भी लगा दे। तभी भूषण जी के आने की आवाज आती है तो अंजलि दौड़ी हुई सास के कमरे में आती है और गले पर हाथ लगाकर उन्हें जान से मारने की धमकी देती है और ससुर के अंदर आने से पहले पानी लेकर खड़ी हो जाती है और खाना वाना सब लगा देती है। निर्मला जी भी अपने आंसू साफ कर बाहर आकर बैठती है। रोज की तरह प्रेम और अंजलि अपने कमरे में चले जाते हैं और भूषण जी पंकज के कमरे में आ जाते हैं। भूषण जी रोजाना अपने कमरे में जाने से पहले पंकज के कमरे में जरूर आते थे और एक आधा घंटा वहां बैठकर तभी अपने कमरे में जाते थे। कमरे में आने पर भूषण जी की नजर निर्मला जी की जले हुए हाथ पैर पर पड़ती है और फिर पंकज के सर पर पड़ती है। वह चौंक जाते हैं और उसका कारण पूछते हैं तो निर्मला जी कह देती है कि बेख्याली में जल गया। बहू रोटी बना रही थी, मैं थोड़ी सी सौंफ खाने गई थी तो जल गई और पंकज मेरी आवाज सुनकर गिर पड़ा था। भूषण जी सोच विचार में पड़ जाते हैं तो निर्मला जी फिर से तेल लगाकर उन्हें सुला देती है और अपनी डायरी निकालकर उसमें कुछ लिखने बैठ जाती है। डायरी में लिखकर फिर उसे रख देती है और सो जाती है। किंतु आज भूषण जी सोए नहीं थे। उन्हें शक हो गया था तो अपना शक दूर करने के कारण वह आज जागते रहे और पत्नी के सोने का इंतजार करते रहे। पत्नी के सोते ही भूषण जी उठ खड़े हुए और एक दो मिनट सोचते रहे। सोचने के बाद वह अलमारी में घुसे जिसमें एक अलमारी नीचे की तरफ बनी हुई थी। उसमें एक अलमारी उसके अंदर की तरफ भी थी। उसमें हाथ दिया तो वहां से डायरी निकली। उन्होंने उस डायरी को बाहर निकाला और खोला। पहले पन्ने पर लिखा था, मेरी जिंदगी का सफर। आज मेरे पापा मेरे लिए साइकिल लेकर आए। आज मैं बहुत खुश हूँ। इतना पढ़ते ही भूषण जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उन्हें आगे पढ़ने की उत्तेजना हुई तो जल्दी से बेड पर बैठ गए और आराम से पढ़ने लगे। उस डायरी में निर्मला जी ने अपने जीवन के अच्छे बुरे सब कुछ लिख रखा था। निर्मला जी को बचपन से ही डायरी लिखने का बहुत शौक था। उन्होंने भूषण जी से इस बारे में बताया भी था, किंतु उन्हें इतना मालूम नहीं था कि निर्मला ने डायरी लिखने का इतना उत्साह था। फिर वह पेज पलटते रहे
और पढ़ते रहे। बचपन की यादें पढ़ के मुस्कुराते रहे। फिर अपना नाम, अपना जिक्र पढ़कर और अधिक खुश हुए। खुशियां ही खुशियां थी। आज प्रेम की शादी का दिन है और इसके बाद से पढ़ते पढ़ते भूषण जी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसमें निर्मला जी ने अंजलि के हर एक अत्याचार का उल्लेख दर्द भरे शब्दों के साथ किया हुआ था, जिसको पढ़कर भूषण जी के रोंगटे खड़े हो गए। उनकी आंखों से आंसुओं की धारा निरंतर ही बहती जा रही थी। आज बहू ने मेरा हाथ गरम तवे पर रख दिया और मेरे बच्चे के सर में चम्मच दे मारा। हे प्रभु, हमारी सहायता करो, हमारी सहायता करो। उस डायरी के आखिरी शब्द पढ़कर भूषण जी ने बेड से उठे और नीचे बैठकर दीवार से लगकर डायरी को सीने से लगाकर बहुत रोए। और उनके दिल पर बहू के अत्याचारों के खंजर की तरह तेज प्रहार हो रहे थे। उनके दिल को किसी तरह करार नहीं आ रहा था। जिस पत्नी और बेटे से वह इतना प्यार करते थे, वह इतना अत्याचार सह रहे थे। यह सोचकर ही उनके रोंगटे खड़े हो रहे थे। उनके दिल के हजार टुकड़े हो चुके थे और उनसे खून बह रहा था। जिन लोगों के लिए मैं सुबह से शाम तक इतनी मेहनत करता हूँ, उनके लिए दिन रात काम करता हूँ, वही मेरी जान से भी ज्यादा प्यारी पत्नी और मेरे जिगर के टुकड़े के साथ इतना नीच कर्म कर रहे थे। वह घंटों तक रोते रहे। फिर जब रोते रोते थक गए तो अपने आंसू साफ किए, खड़े हुए, डायरी उसी जगह पर वापस रखी और अपनी पत्नी के पास बैठे और उनको बड़े प्यार भरी नजरों से देखते रहे और उनके सर पर हाथ फेरते रहे। फिर पंकज के कमरे में गए और उसके सर पर हाथ फेरते रहे और बहुत प्यार करते रहे। उनकी आंखों में गुस्से की अग्नि दहक उठी। उनका मन हुआ कि अभी जाकर बहू का गला दबा दे, किंतु उन्होंने अपनी भावनाओं की ज्वाला को ठंडा किया और सोचते रहे। पूरी रात में 1 घंटा मुश्किल से सोए। सुबह उठे तो बोले, बेटा प्रेम, आज फैक्ट्री की छुट्टी है और मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है। आज मैं कहीं बाहर नहीं जाऊंगा। तू ऐसा कर, बहू को लेकर कहीं घूम कर आओ। प्रेम और अंजलि को तो मौका ही चाहिए था। यह सुनते ही मानो उनकी दिवाली मन उठी। दोनों जल्दी जल्दी तैयार हुए और निकल पड़े। भूषण जी अपनी पत्नी के हाथ में बहुत सारे रुपए रख कर बोले, निर्मला, यह लो, तुम शॉपिंग कराओ, जो लाना है दिल खोल कर लाओ और अपनी सहेली मीरा को भी ले जाना। निर्मला जी मना कर रही थी, किंतु उन्हें जबरदस्ती भेज देते हैं। सबको घर के बाहर भेज देते हैं और पंकज को दूध में आधी गोली नींद की डालकर पिलाकर सुला देते हैं और बहुत कम समय में जल्दी जल्दी करके घर में कई जगह सीक्रेट कैमरे लगवा देते हैं। शाम तक सब वापस आ जाते हैं और पंकज भी उठ जाता है। प्रेम और अंजलि तो खाना बाहर खाकर आए थे। ससुर जी घर पर थे तो अंजलि बहुत अच्छे से पेश आती है। भूषण जी अपने पंकज और निर्मला देवी जी के लिए खाना बाहर से ऑर्डर कर देते हैं। वे तीनों भी खाना खा लेते हैं और रोज की तरह सब अपने अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। अगले दिन निर्मला जी और पंकज तीनों को ही इस बारे में कोई खबर भी न थी। अंजलि इस बात से बेखबर उन पर अत्याचार करती रही। सब कुछ कैमरे में रिकॉर्ड हो जाता है। अभी तक तो भूषण जी ने सिर्फ अपनी पत्नी की डायरी पढ़ी थी, तो उनके अंदर इतना गुस्सा दहक रहा था। जब भूषण जी ने यह सब कुछ अपनी आंखों से देखते हैं, तो उनके हृदय में गुस्से की ज्वाला और भी ज्यादा दहक उठती है। प्रेम के व्यवहार से भी भूषण जी परेशान हो गए थे। अब बहू के अपनी पत्नी और बेटे पर अत्याचार कैमरे में भी रिकॉर्ड हो गए थे, तो भूषण जी उससे लेकर पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं और पुलिस से इस पर कड़ी कार्यवाही करने को बोलते हैं, ताकि आगे से कोई भी बहू
अपनी सास या छोटे ननंद या देवर पर अत्याचार ना कर सके और घर आ जाते हैं। कुछ समय बाद लेडी पुलिस जाकर अंजलि के हाथों में हथकड़ी डाल देती है। अंजलि चौंक जाती है और घबरा जाती है। कहती है, मैंने क्या किया है? क्या है यह सब? किस जुर्म में मेरे हाथों में हथकड़ी डाली गई है? तो भूषण जी एलसीडी में वह रिकॉर्डिंग चला देते हैं जिसमें अंजलि अपनी सास और दिव्यांग देवर पर अत्याचार किए जा रही थी। उसे देखकर खुद अंजलि की रूह कांप जाती है। निर्मला देवी जी और पंकज के भी होश उड़ जाते हैं। प्रेम को अपनी पत्नी के लिए दया आती है। वह अपने पिताजी को कहता है, पिताजी यह सब क्या ड्रामा है? आप घर की बहू को इस तरह से बदनाम कर रहे हैं। भूषण जी प्रेम के कान के नीचे खींच के दो तमाचे मारते हैं तो प्रेम नीचे जा गिरता है। तभी वहां भूषण जी का वकील भी आ जाता है जिसे उन्होंने पुलिस स्टेशन से ही फोन कर दिया था। भूषण जी कहते हैं, मैं अपनी पत्नी और बच्चे का बदला खुद ले सकता था, लेकिन मैंने कानून को अपने हाथ में लेने की बेवकूफी इसलिए नहीं की कि मेरे बाद मेरी पत्नी और मेरे बच्चे का क्या होगा। केवल इसीलिए मैं तेरी इस घटिया पत्नी को पुलिस के हवाले करना ही बेहतर समझता हूँ। नहीं तो जो इसने मेरी जान से ज्यादा प्यारी पत्नी और बेटे के साथ किया है, मैं इसका गला भी दबा सकता था। लेकिन मैंने ठंडे दिमाग से काम लिया और घर में कैमरे लगवा दिए। मेरी पत्नी निर्मला और पंकज को जान से मारने की भी धमकी देती थी। अब इतनी संगीन धाराओं से बचने के लिए तुझे पैसा और समय सब चाहिए। अब अपना पूरा जीवन जेल में सड़ना। यह सब सुनकर अंजलि और प्रेम रोने लगते हैं। प्रेम कहता है, पिताजी अत्याचार अंजलि ने किया है, मैंने नहीं। आप इसे ही जेल भेजो, मुझे अपने साथ ही रखो। मैंने तो कुछ नहीं किया है। अंजलि अपने किए पर बहुत शर्मिंदा थी। वह माफी मांगती रही, किंतु उसे माफी ना मिली और पुलिस उसे अरेस्ट करके ले गई। भूषण जी ने अपने वकील से अपनी वसीयत तैयार करवाई। उसमें लिखा कि जब तक मैं और मेरी पत्नी जीवित हैं, तब तक पंकज हमारी जिम्मेदारी है। किंतु अगर हम दोनों को कुछ हो जाता है, तो हमारी फैक्ट्री, घर और जमीन का इकलौता वारिस पंकज होगा। भूषण जी प्रेम को माफ कर देते हैं क्योंकि प्रेम को अपनी पत्नी की हरकतों के बारे में वास्तव में ही कोई जानकारी नहीं थी। परंतु प्रेम के नाम अपनी पुरानी कबाड़ी बाजार की पुरानी वाली दुकान कर देते हैं और कहते हैं कि तेरे बस का फैक्ट्री संभालना नहीं है तो बस यह दुकान चला। अगर तुझ में मेहनत और लगन होगी तो तू खुद मेरी तरह उस दुकान से एक फैक्ट्री खड़ी कर लेगा, वरना तू मेरी फैक्ट्री भी बर्बाद कर देगा। भूषण जी प्रेम को अब अपने घर में नहीं रखते हैं। वे सोचते हैं कि प्रेम अगर दूसरी शादी करने लगा या उसकी पत्नी जेल से छूटकर आकर फिर से उसके साथ रहने लगी तो फिर से यही व्यवहार करेगी तो क्या होगा। इसके लिए वह प्रेम को एक अलग से एक छोटा सा घर लेकर दे देते हैं। उसे छोड़कर भी अपना सब कुछ पंकज के नाम कर देते हैं। अब भूषण जी के दिल को सुकून मिला था। भूषण जी अब अपने बेटे पंकज को रोजाना अपने साथ फैक्ट्री ले जाना शुरू कर देते हैं और उसको काम समझाना शुरू कर देते हैं। पंकज एक बहुत ही समझदार और बुद्धिमान लड़का था। अपने बाबूजी की प्रति छाया था। भगवान ने उसे पैरों से ही तो मोहताज किया था, परंतु बुद्धि उसमें कूट कूट कर भरी हुई थी। वह जल्दी ही सब कुछ सीख जाता है और अपनी व्हील चेयर पर बैठे बैठे ही पूरी फैक्ट्री संभाल लेता है। भूषण जी अब बहुत खुश थे। उन्हें अपने फैसले पर बहुत गर्व था। उनके बेटे पंकज ने उनको मायूस नहीं किया था, परंतु अभी भी पंकज के लिए उनका मन बेचैन रहता था क्योंकि वह सोचते थे कि अगर हम दोनों माता पिता को कुछ हो गया तो हमारे बेटे पंकज का क्या होगा। एक दिन छुट्टी का दिन था तो निर्मला जी की सहेली मीरा देवी जी
अपनी बेटी के साथ भूषण जी के घर आती हैं। मीरा देवी जी की तरह सीधी सादी और घरेलू महिला थी। दोनों सहेलियां एक जैसी थी। राखी अपनी माँ की प्रतिछाया थी। उधर मीना देवी जी और निर्मला देवी जी की बातें करती रहती हैं और इधर राखी और पंकज भी आपस में बातचीत करते हैं और हंसते रहते हैं। भूषण जी की नजर उन दोनों पर पड़ती है तो भूषण जी को राखी बहुत अच्छी लगी और दोनों की जोड़ी उन्हें बहुत अच्छी लगी। परंतु उनके मन में कुछ शंका थी, क्योंकि राखी बहुत सुंदर, सर्वगुण संपन्न और संस्कारी लड़की थी और उनका बेटा पैरों से अपाहिज था। वह जबरदस्ती किसी लड़की को अपने लड़के के साथ नहीं बांध सकते थे। वह नहीं चाहते थे कि कोई लड़की उनके बेटे पर तरस खाकर उसकी जीवन संगिनी बने। वह चाहते थे कि जो भी लड़की मेरे बेटे की जीवन संगिनी बने, वह उससे प्यार करती हो, ना कि तरस खाती हो। तभी उनके मन में एक विचार आता है और वह मीरा देवी जी और निर्मला के पास जाते हैं और कहते हैं कि मैं पंकज के लिए लड़की पसंद कर ली है। यह सुनते ही मीरा देवी जी और निर्मला जी दोनों चौंक जाती हैं और साथ में पंकज से बात करती हुई राखी भी चौंक जाती हैं। शीला जी के चेहरे पर हवाइयां उड़ जाती हैं और पंकज तो हैरान ही रह जाता है। भूषण जी राखी के चेहरे को गौर से देखते हैं। भूषण जी के यह बात कहने से पहले तक तो राखी पंकज से बहुत हंसकर बातें कर रही थी, क्योंकि दोनों ही बचपन से एक दूसरे को जानते थे। लेकिन जैसे ही वह यह बात सुनती है तो वह बिल्कुल खामोश हो जाती है। मीरा देवी जी भूषण जी से पूछती है, कौन है वह खुशनसीब लड़की? निर्मला जी कहती हैं, इन्होंने तो मुझे भी अभी तक कुछ नहीं बताया है। भूषण जी राखी की तरफ देखकर कहते हैं, अभी केवल मैंने लड़की पसंद की है, अभी मैंने उससे पूछा नहीं है। अगर उसको मेरा पंकज पसंद होगा तो ही यह शादी होगी। मैं नहीं चाहता कि कोई मेरे बेटे पर तरस खाकर शादी करे। मेरा बेटा लाखों में एक है। सभी भूषण जी की बातों को ध्यान से सुनते रहते हैं। राखी अपना सर झुकाकर बैठी रहती है। तभी भूषण जी उठकर राखी के पास आते हैं और कहते हैं, राखी बेटा, क्या तुम्हें मेरा बेटा पंकज पसंद है? क्या तुम मेरे बेटे से शादी करोगी? मेरा बेटा पैरों से अपाहिज है, बस एक यही कमी है मेरे बेटे में। इसके अलावा मेरे बेटे में कोई कमी नहीं है। मेरा बेटा हीरा है, लाखों में एक है। राखी सर ऊपर उठाती है, भूषण जी को देखती है। उसकी आंखों में आंसू थे। भूषण जी का हाथ अपने हाथ में लेती है और कहती है, बाबूजी, पंकज को मैं बचपन से ही चाहती हूँ। मैं पंकज को अच्छी तरह जानती हूँ। पंकज सचमुच एक हीरा है और मैं उसे तरस खाकर नहीं बल्कि उससे प्यार करती हूँ, इसलिए शादी करना चाहती हूँ। और मैं तो बचपन से यही सोचा था कि मैं शादी करूंगी तो बस पंकज से, वरना मैं शादी ही नहीं करूंगी। पर यह बात मैंने आज तक किसी से नहीं बता पाई, अपनी माँ से भी नहीं। यह सुनते ही भूषण जी भावुक हो जाते हैं और उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह राखी के सिर पर हाथ रखते हैं और कहते हैं, जुग जुग जियो बेटा। निर्मला जी और मीरा देवी जी दोनों बहुत खुश हो जाती हैं और पंकज को भी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। वह तो बार बार राखी को देखे जा रहा था, जो अब बहुत ज्यादा शर्मा रही थी। कुछ दिनों बाद पंकज और राखी की शादी धूमधाम से हो जाती है और राखी पंकज को बहुत ज्यादा ख्याल रखती है। अपनी सास निर्मला देवी जी का भी बहुत सेवा करती है और उनको कोई भी काम नहीं करने देती है। निर्मला देवी जी को अब जाकर बहू का सुख मिलता है। भूषण जी अभी भी चोरी चोरी अपनी प्यारी पत्नी निर्मला देवी जी की डायरी पढ़ते रहते हैं। अब निर्मला देवी जी की डायरी में खुशियां ही खुशियां थी। वह अपनी बहू की डायरी में बहुत तारीफ लिखा करती थी। जिस बेटी की तमन्ना मुझे बरसों से थी, आज वह बहू के रूप में मुझे मिल गई। भूषण जी
अब बहुत खुश थे क्योंकि उनका परिवार अब सुखी संपन्न परिवार था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें किसी पर अत्याचार नहीं करना चाहिए। कर्मों का फल देर से ही सही पर मिलता जरूर है, क्योंकि भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अपना प्यार और सपोर्ट दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं जल्दी एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।